हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाइना और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 1 दैट इज रैशनल नंबर्स। इसमें जो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आपको कोई भी टेक्स्ट बुक लगी है स्कूल में, तो इस वीडियो में मैं सारे के सारे आपके जो टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे मैं कवर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद रैशनल नंबर्स के लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सो वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही में बेल का बटन है उसको ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। सो स्टार्टिंग विद रैशनल नंबर्स, इससे पहले कि हम रैशनल नंबर स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सभी को पता है। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स 5, 6 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स कौन से हैं जो हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और इंफिनिटी जितनी हम काउंटिंग कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी तक जो नंबर्स जाते हैं इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब ये तो हो गई एक बाउंड्री। अगर हम एक और नंबर्स की बात करें दैट इज होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से एनक्लोज कर सकते हैं। यानी कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, प्लस एक 0 ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। कई बार हम एमसीक्यूज देखते हैं, आपको क्वेश्चन में एमसीक्यूज आ जाते हैं तो 0 के रिलेटेड जरूर पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो वो क्या है, 0। लेकिन होल नंबर क्या है, 0। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं होता एक्सेप्ट 1, लाइक होल नंबर्स 1, 2, 3, इनके डिनोमिनेटर में एक्चुअली कौन सा नंबर है, ओनली 1, बिकॉज 1 अपॉन 1 वो भी 1 होता है, 2 डिवाइडेड बाय 1 वो भी 2 होता है। ठीक है, तो डिवाइड अगर हम 1 से कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होल नंबर्स are the numbers starting with the 0 and all rest the natural numbers। ठीक है जी। उसके बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स, पढ़े हुए हैं ना सभी ने इंटीजर्स। इंटीजर्स आर दोज होल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये कौन से होते हैं, इंफिनिटी नेगेटिव साइड से। ठीक है, यहां से हम कहते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड अप टू इंफिनिटी। यानी कि अगर हम यहां तक देखें -1 तक, 0 से पहले पहले वाले ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर एंड दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स फर्दर क्या आ गए इस बाउंड्री के अंदर, यानी कि अगर हम ये सारे लिखना चाहते हैं ना तो इसको हम यहां से इरेज कर सकते हैं, -1 तक रख के हम इन सभी को अगर हटा भी दें, अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं, इट मींस कि इंटीजर्स इनके ऊपर है, ये सारी चीज नेचुरल नंबर्स इसके अंडर है, होल नंबर्स इसके अंडर है, यानी कि इसके नीचे अंदर अंदर जो हमने जो भी कुछ लिखा हुआ ना वो इसका तो कॉमन है ही है। अब इंटीजर्स के ऊपर हमारे कौन से आते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो ये चार्ट दिखाना बहुत जरूरी था ताकि आपको पता लगे कि जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो एक्चुअली स्टैंड कहां पे कर रहा है। ठीक है, कोई भी टीचर रैशनल नंबर स्टार्ट करेगा ना वो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये चीज बच्चों को पता होनी बहुत जरूरी है। तो रैशनल नंबर्स, पहले मैं इसके डेफिनेशन बताती हूँ कि दीज आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। साथ साथ में इसकी जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ में ये हम अपना कंप्लीट करेंगे। ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, बट एक कंडीशन हमारी जरूरी है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, या तो हम उसको इंफिनिटी बोल देते हैं, अनडिफाइंड बोल देते हैं। ठीक है, तो वो जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। अब P अपॉन Q है, मैं लिख दूं 1/2।
4/7, ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स, यानी कि जो पॉइंट्स में भी आते हैं ना वो सभी क्या है, रैशनल नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स है। यहाँ पे क्या हमने कोई पॉइंट्स में नंबर्स लिखे हैं, नहीं, लेकिन पॉइंट्स में भी तो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ना। आपके मैथ्स में मार्क्स क्या हमेशा फुल आते हैं कि 71 आ गए या फिर 68 आ गए, कभी कभी 68.5, 59.25, तो वो 0.25 कहाँ पे है हमारे नंबर सिस्टम में, वो रैशनल नंबर्स के अंदर है। ठीक है, तो एनी नंबर लाइक हम 0 से 1 लिख लेते हैं एक बार, 0 1, इसके बीच में कितने सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक ये माइनस का हो गया, इधर प्लस का हो गया, -1/2 ऐसे लिख दो। ठीक है, 1/2। अब इन दोनों के बीच में भी नंबर ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, इतने अनडिफाइंड नंबर्स हैं। ये सारी चीजें हम थोड़े थोड़े एग्जांपल्स लेकर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक सेशन में हम क्या करेंगे कि सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एंड अनदर सेशन में उसके रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे, ताकि कंप्लीट आपका चैप्टर जो है एक बार में रिवाइज भी हो जाए और उसके हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके सारे रैशनल नंबर्स। इसको हम कहां तक ले जाएंगे, इंफिनिटी तक, और इसको भी कहां तक ले जाएंगे, इंफिनिटी तक। ये इंफिनिटी है नेगेटिव नंबर्स की, कितना नेगेटिव हो सकता है हम सोच ही नहीं सकते। कितनी आप 1 के पीछे कितनी जीरोस लगा लो, कितनी मर्जी लगाई जाओ, उतना बड़ा वो नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको इंफिनिटी बोलते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट दैट। तो ये हो गया हमारा पूरा जो नंबर सिस्टम का चार्ट है। ठीक है जी, अब मुझे कमेंट करके बताओ ये वाली चीज किन किन बच्चों को पता थी। ठीक है, कमेंट में मुझे यस लिख के बताओ। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे मुझे चैलेंजिंग क्वेश्चंस तक पूछने वाले हैं। ठीक है जी, ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गई। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे आज के प्रॉपर टॉपिक के साथ, दैट इज रैशनल नंबर्स। सो हमारे पास सबसे पहली टर्म जो यहाँ पर आती है दैट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब एग्जाम्पल के साथ ये चीज मैं आपको समझाती हूँ। लाइक हमारे पास लिखा हुआ है 7/28। ठीक है, 7/28। अनदर नंबर लिखा हुआ है 1/4। ठीक है, अनदर नंबर लिखा हुआ है 3/12। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या लग रहे हैं आपको, डिफरेंट है या सेम है? देखिए हमारे पास इक्विवेलेंट नंबर्स वो होते हैं जिनकी एक्चुअल वैल्यू सेम हो। ठीक है, जिनकी वैल्यू सेम हो। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू सेम हो। अब देखो 7/28, 28 7 के टेबल में जा रहा है, इसको हम कट कर देते हैं, क्या आ गया हमारे पास 1/4, यानी कि 1/4। तो ये 1/4 दोनों इक्वल हो गए। अब 3/12, 12 के टेबल 3 डिवाइड कर रहा है इसको, फिर से इसको डिवाइड करते हैं 1/4। तो इन सभी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4। इट मीन्स ये तीनों के तीनों जो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, रैशनल नंबर्स हैं, दीज आर इक्विवेलेंट। अब नॉन इक्विवेलेंट आपको एक दो नंबर्स मैं लिख के दिखाती हूँ तो आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया साथ में 2/4। हमने देखना है कौन कौन से इक्विवेलेंट है और कौन कौन से नॉन इक्विवेलेंट है। तो 2/4 है, इसको हम रिड्यूस कर लें, ये आ गया 1/2। लेकिन इन सभी को सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 1/4, ये 1/2। सो दिस इज द ऑड मैन आउट। ठीक है, ये ऑड मैन आउट है और ये तीनों क्या है, तीनों की वैल्यूज सेम है, लेकिन इसकी सेम नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 6/-36। ठीक है जी, यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव साइन दे दिया, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन दे दिया और लिख दिया इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के जो हमारे पास रूल्स हैं वो दो होते हैं मेन। फर्स्ट तो ये है कि जो माइनस का साइन है ना वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, नीचे नहीं आएगा। अगर आपके टर्म में नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर के पास आना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहला साइन हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। सेकंड क्या है कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो ये वैल्यू कटनी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो कट रही है। इसको हम काट के देखते हैं, 6 1 6 6 यानी कि 1/6। तो ये वैल्यू हमारे पास फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे ये बात। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। 36/72 माइनस, अब हम न्यूमरेटर को दे देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एक रूल तो पहले से ही सेटिस्फाई है कि न्यूमरेटर में माइनस का साइन होगा, अगर होगा तो। अगर ये प्लस का है तो हम माइनस क्यों लगाएंगे,
ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 36 टू जा क्या होते हैं 72। तो हमारे पास अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखना चाहते हैं या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म हम देखना चाहते हैं, दैट इज -1/2। आई होप दिस इज क्लियर। तो आगे क्या है हम वो देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर एनी रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या है, हम इसको ना कोई भी वैल्यू है, सपोज दिस इज, हमने क्या ले लिया, वेरिएबल्स ले लिए, इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एनी पॉजिटिव एनी नेगेटिव इंटीजर कैन कम हियर। इसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाहते हैं ना, तो वो क्या होगा, P/Q का मॉड, इसको मॉड बोलते हैं। ये जो दो लाइंस हम दो डंडे खड़े कर देते हैं ना यहाँ पर, इसको हम मॉड बोलते हैं। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस, सॉरी नॉट माइनस, दिस इज P/Q मॉड। ये जो मॉड का साइन है, या तो आप पूरी की पूरी टर्म के साथ ले सकते हैं या फिर इंडिविजुअली टर्म के साथ ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल लिखकर देखते हैं। एक पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं, 3/4। तो 3/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, इसका मॉड का मतलब क्या होता है कि इन दो ब्रैकेट्स, इन दो डंडों के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव साइन आ गया, वो खल्लास हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। तो ये वैल्यू क्या रिमेन कर जाएगी, 3/4, क्योंकि इसके अंदर तो कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट था ही नहीं। अब अगर हमारे पास यही वैल्यू क्या होगी, -3/4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास फिर भी क्या आएगी, 3/4, क्योंकि इसका मकसद क्या है, ये जो लाइंस हम यहाँ पे इसको मॉड बोलते हैं, इसका मेन मोटिव क्या है कि ये नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। ठीक है, अब माइनस किसके साथ है, 3 के साथ। चाहे आप इस तरह से लिख लो या फिर आप लिख लो -3 मॉड डिवाइडेड बाय 4 मॉड। तो इसका काम क्या है, माइनस के साइन को खत्म करना। तो जब भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का आपके पास क्वेश्चन आए, तो ध्यान रखिएगा उसने करना क्या है, नेगेटिव साइन को खत्म कर देना है। और इसमें कुछ भी नहीं होता। बच्चे एब्सोल्यूट वैल्यू में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं इसमें हमने कुछ सॉल्व करना है या फिर क्या करना है। सिंपली इट वर्क्स ऑन द नेगेटिव साइन, के नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन तो सभी बच्चों की फेवरेट है ना, क्योंकि ड्रॉ करना होता है, कोई दिमाग तो ज्यादा चलाना नहीं होता, लेकिन अब तो चलाना ही पड़ेगा। अब हम इंटीजर्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं। देखो कुछ नंबर्स में यहां पर लिख रही हूं, उनको हम रैशनल नंबर्स को यहां पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे। क्लियर। फर्स्ट इज 1/2, 3/4, 7/10। ठीक है, ये 3 नंबर। चलो एक आधा माइनस का ले लेते हैं, माइनस का तो हमने लिया नहीं, -3/4 ले लो। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास 0। अब हमने सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि जो हमारे पास ये हमारा रैशनल नंबर है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इट मींस इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, कैसे, अब देखो इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.7, यानी कि 1 से कम है। 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, यानी कि यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं आया ना, तो ये 1 से कम है। ये वैल्यू कहां पे लाई करती है, 0 और 1 के बीच में, ये वाली। और ये वाली वैल्यू कहां पे लाई करेगी, 0 एंड -1 के बीच में। ये वाली वैल्यू कहां पे आएगी, कहीं 0 और -1 के बीच में, यहां पे आएगी 0 एंड 1। ठीक है, अब हम इन तीनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करके देखेंगे। सबसे पहले है 1/2। 1/2 करने के लिए ये पॉजिटिव है, इट मींस इसकी रिप्रेजेंटेशन राइट साइड में होगी। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हमेशा राइट साइड में आते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमारे लेफ्ट साइड पे आते हैं। 1/2 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो पहले ये देखो डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 2 है, तो ये 0 और 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 1 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि अब 1/2 है फर्स्ट पार्ट, यानी कि यहां पे क्या आ गया, ये 1/2। दिस इज 1/2। अब अगर हम बात करें -3/4, इसका मतलब क्या होता है ना कि हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ऊपर का नंबर बताता है कि कितने हिस्से उसने कवर करने हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 इक्वल पार्टीशन हमने यहाँ पे करनी है। 4 लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, 4 ऐसे डब्बे बनने चाहिए। ठीक है, ऐसे 1 2, ये लाइन तो मैंने एक ही ड्रॉ की पार्टीशन करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पार्टीशन कितनी बन रही है, 2।
यहां पे हमने बनानी है 4 पार्टीशंस, 4 बनानी है, ठीक है, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, 4 पार्टीशंस बन गई हमारी। तो -3/4 को रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव साइड में है, 3 पार्ट्स देखो कहां पे हो गए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहां पे आ गई हमारी फाइनल एरो, यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा रिप्रेजेंट करता है, -3/4। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे करके देखोगे ना, तो आप एग्जैक्ट वो जो इस तरह से लाइंस बनी होती है ना, उन लाइंस को काउंट करके ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक बार इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, कि कोई भी एक आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उस पे आप यही वाली चीजें करके देखना, जो एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे करवाई हैं, यही एग्जांपल्स आप ग्राफ पेपर पे करके देखो, ये चीज आपकी चुटकियों में होगी सॉल्व, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास है 7/10, 7/10 करने के लिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 10 पार्टीशंस बनानी है। क्या डिनोमिनेटर है हमारे पास? 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा सा यहाँ पे भेजना पड़ेगा ना हमें, हमारी पार्टीशंस नहीं बन रही। देखो कितनी हो गई, फर्स्ट पार्टीशन ये हो गई 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10, ठीक है, ये हम यहाँ पे 7 पहुंच गया ना हमारा। तो ये वाला नंबर, ये वाली जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे नंबर 7/10 को। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको यहां से थोड़ा सा भी डाउट है ना, वीडियो को जरा रिवाइंड करो, ये टॉपिक जहां से समझाना स्टार्ट किया है वहां से फिर से समझो। बहुत इजी वे में आपको, देसी तरीके होते हैं ना जो, मैथ्स में आपको कोई हाई फाई चीजें नहीं चाहिए, रूटीन लाइफ में जो चीजें होती हैं, ठीक है, रियल चीजों के साथ रिलेट करके अगर हम पढ़ते हैं तो वो चीजें इंटरेस्टिंग बन जाती है और हम कभी भी उसको भूलते नहीं है। सो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो किसी भी दो नंबर्स को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, कंपेयर क्यों करेंगे, ताकि हम देखना चाहते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -6/7 है, ठीक है, एंड अनदर इज 12/33, दो नंबर्स है हमारे पास। अब दो चीजें हैं, देखिए कंपैरिजन करने में हमें दो चीजों का बच्चे पहले ध्यान रखना है। पहले डिनोमिनेटर्स को चेक करो, क्या डिनोमिनेटर्स इक्वल है, यहां पे नहीं है। चलो एक एग्जांपल लेती हूँ जहां पे डिनोमिनेटर्स आपके पास इक्वल हैं। यहाँ पे 5 4 -2/5 एंड 1/5, तीन एग्जांपल, तीन नंबर्स लेके चलते हैं, ठीक है। पहले से ही आपका लेवल थोड़ा हाई करके चलती हूँ, 8th क्लास हो गई है, कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है आपकी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारे पास है 5, तो हमारे पास बिल्कुल इजी हो गया। न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लो, जो बड़ा है वो पूरा का पूरा नंबर बड़ा है, जो न्यूमरेटर छोटा है वो उससे छोटा है। इस तरह से हम कंपेयर करेंगे, जैसे आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो ना। अब हमने डिनोमिनेटर को नहीं देखना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, कंपेयर किसको करना है, सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यूज को। तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, हमारे पास न्यूमरेटर में 3 वैल्यूज हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, दैट इज 4। तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा हो गया, पहले ही लिखा हुआ है, चलो ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद नंबर कौन सा है, 1, यानी कि 1/5, यानी कि 4/5 इज ग्रेटर देन 1/5, और सबसे छोटा है -2/5। समझ में आ गई, बिल्कुल इजी चीज है। सिर्फ हमने न्यूमरेटर की वैल्यूज को देखना है, कब, जब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज सेम है, ठीक है। अब बात आती है मेन कंपैरिजन कहां पे हमने देखना होता है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिफरेंट हो। तो इसको हम जरा इरेज कर देते हैं। अब यहां पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। देखो कंपैरिजन दो तरीकों से होता है, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम इसको करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद हमें पता लग जाएगा कौन सा नंबर पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। वहां से हम देख लेंगे कि ये वैल्यूज किधर को लाई करती है। सबसे पहले है क्रॉस मल्टीप्लाई करने, -6/7, ठीक है। दूसरा नंबर 4/3, 3/4 ले लो, हम 1 से छोटा ही लेके चलेंगे क्योंकि वो तो इजी हो जाएगा ना, 1 से बड़ा हो जाएगा। अब देखो -6/7 है, 3/4 है, हम जज ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये तो नेगेटिव साइन है। आप
बड़े क्लेवर हो, है ना, पता लग गया, मैंने पॉजिटिव कर दिया। चलो अब बताओ इन दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हम जज ऐसे नहीं कर पाएंगे। देखो एक इसकी ना शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में आपको कोई भी मेथड से पूछा जाए लेकिन आपको चेक करना होता है ना कि हमने सही भी किया है या गलत किया है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना, डिनोमिनेटर्स को सेम कर लो। सेम कैसे करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, 7 और 4 का क्या हो जाएगा 28, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ ऊपर नीचे, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ ऊपर नीचे, तो ये नंबर्स क्या बन जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा 21/28। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने क्या कर लिया सेम, हमारी क्लेवर ट्रिक क्या काम करिए, डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया, तो हमें यहीं से पता लग गया ये वाला नंबर बड़ा होगा। अब ये तो ट्रिक है सिर्फ चेक करने के लिए, यहाँ पे आप एग्जैक्टली पेपर में तो नहीं करके दिखाओगे ना इस तरह से। सो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 4 और इधर लिखोगे 7 इंटू 3, 6 4 जा 24, 7 3 जा 21। अब इन्होंने भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या किया है जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर इसका जो डिनोमिनेटर है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 बड़ा है यानी कि ये नंबर बड़ा है। ठीक है, दोबारा से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को पहले लिखना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 6 है ना इधर न्यूमरेटर में, तो ये नंबर पहले आएगा। इधर न्यूमरेटर में 3 है तो 7 उधर जाएगा, इधर 21 आ गया। सो 6/7 इज ग्रेटर देन 3/4। क्लियर हो गई ये चीज। ठीक है जी, इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देन कम्स द मेथड ऑफ नंबर लाइन। इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं हम, 6/7, 3/4। ठीक है जी, हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, या फिर नंबर्स हम चेंज कर लेते हैं। अब तो आपको पता लगी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो अब हम कर लेते हैं इसको, चलो 6/11, 3/4, हमने ये दो नंबर्स को चेंज कर लिया। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वही ट्रिक अपनानी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया। डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ेगा, फिर आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 6/11, इधर क्या है 4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये दोनों तो कट के फिर वही नंबर रह जाएगा ना, इसलिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर। 6 4 जा 24, 11 4 जा 44। अनदर नंबर हमारे पास है 3/4 इंटू 11, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन गया हमारे पास 33, और यहां पे बन गया 44। अब यहां से तो हमें पता लग गया कि नंबर तो ये बड़ा है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट भी तो करना है ना। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हमारे पास है नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे 44 आ गया, ये वैसे इतना बड़ा नंबर आपको नहीं आएगा क्योंकि इतनी आपको पार्टीशंस दिखानी पड़ेंगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज 1 है कहीं पे, तो यहाँ पे करते करते हमारे पास ये आ गई 24/44, और यहाँ पे कहीं आ गई 33/44। ठीक है जी, अब कौन सा नंबर बाद में आ रहा है, बड़ा नंबर। राइट साइड में अगर हम मूव करते हैं तो नंबर बढ़ता है, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो नंबर घटता है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस के साइन होते ना तो -24/44, इधर होता हमारे पास -33/44। तो ये नंबर छोटा है, अगर हम इस साइड को मूव करते हैं नंबर्स नेगेटिव यानी कि छोटे होते जाते हैं, इस साइड को मूव करेंगे नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव और नंबर्स हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ एनी रैशनल नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास 5 है, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द आइडेंटिटी, जैसे कि अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये चारों के चारों हम इनके बेस पर अब देखेंगे। ठीक है, एडिटिव एडिशन आइडेंटिटी या फिर एडिटिव इनवर्स,
सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्शन इनवर्स, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो नंबर्स, पहले हम एडिशन की देखेंगे, सारी चीजें एडिशन के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को, लेट पी एंड क्यू, रैशनल नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आर अपॉन एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, कोई भी दो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास फाइनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, 3/4 प्लस 0, 3/4 -1 प्लस ऑफ -1/8, इन सभी को अगर हम डील करेंगे ना तो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आएगा आंसर में। सो हम क्या बोलेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में हमारे पास सेटिस्फाई होती है, ठीक है। एक चार्ट बन के आ जाएगा आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए स्पेशली, ठीक है। देन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी नंबर्स के साथ अगर हम डील करना चाहते हैं, किसी को पहले लिख दिया किसी को बाद में लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब एडिशन ऐसी चीज है जो ना हर चीज को तकरीबन सेटिस्फाई कर ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, नंबर जहां पे बढ़ते हैं, देखो प्लस और मल्टीप्लाई ये दोनों ना एक कैटेगरी के होते हैं, देन माइनस और डिवाइड ये दोनों एक कैटेगरी के होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो नंबर है ना ज्यादातर वो बढ़ता है अगर वो पॉजिटिव का हो, और इन दोनों में नंबर जो है ना वो कम होता है, माइनस में भी कम होता है, डिवाइड करते हैं तो भी नंबर हमारे पास कम होता है, ठीक है जी। अब देखो एडिशन के लिए हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर चुकी है। देन इज द कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या कहता है कि P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस, या फिर R अपॉन एस प्लस P अपॉन क्यू, चाहे इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कोई यहाँ पे चाहे वो नंबर्स आपके पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल -3/4 प्लस 5/8, या फिर 5/8 -3/4, आंसर तो एक ही आएगा ना। तो यानी कि यहां पे भी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है। एडिशन प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तीन टर्म्स होनी चाहिए, लाइक ए बी सी, कोई भी तीन टर्म्स होनी चाहिए। ये क्या है? इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, A अपॉन P, B अपॉन क्यू, C अपॉन R, ये समझ लो, ठीक है। अगर हमने इन दोनों को कंबाइन कर दें प्लस करके, या फिर इन दोनों को कर दें तो आंसर सेम आना चाहिए। ये कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि ग्रुपिंग हम कहीं पे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आना चाहिए। तो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, क्योंकि हमने सिर्फ ऐड करना होता है नंबर्स को। अब बात आती है आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको हम उस नंबर में, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैशनल नंबर है, क्या उसकी हर बार एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी? यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम P अपॉन क्यू में प्लस कर दें या फिर P अपॉन क्यू प्लस 0 कर दें तो वो नंबर खुद ही रहेगा। दोनों केसेस में नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई यहाँ पे? दैट इज 0। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसा नंबर जिसको हम अगर किसी नंबर में ऐड कर दे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू को वो चेंज ना करे, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी भी यहाँ पे है फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज द इनवर्स। अब इनवर्स क्या है? कोई भी नंबर है P अपॉन क्यू, इसका इनवर्स क्या हमेशा एग्जिस्ट करेगा? अब इनवर्स का मतलब क्या है कि क्या ऐसा कोई भी हम रैशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस करें कि वो 0 आ जाए, क्या हमेशा उसका कोई ना कोई नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा? फॉर एग्जाम्पल P अपॉन क्यू है, P अपॉन क्यू माइनस P अपॉन क्यू क्या हो गया इसका? इनवर्स। तो हमेशा ये एग्जिस्ट करेगा। इट मींस जो ये प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड कर रही है, ठीक है जी। ये हमारा एक कॉलम यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आती है सब्ट्रैक्शन की टर्म। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वो एक
रैशनल नंबर होगा? यस डेफिनेटली, कोई भी दो नंबर्स ले लो, उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो वो रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है जी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, माइनस के केस में क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल 6/7 -3/4। अब ये दो रैशनल नंबर्स हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, चाहे आप इसको इसमें से माइनस करो या इसको इसमें से, आंसर सेम रहेगा। देखो, एक तो है ये वाली चीज, दूसरा है -3/4 -6/7। इन दोनों को सॉल्व करके देखो क्या आता है। हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा, ये देखो, ये माइनस माइनस पहले तो क्या बन गए, प्लस। तो इस साइन को हटा के यहां पे हम प्लस लिख सकते हैं। क्या बन गया, ये प्लस का एलसीएम आ गया हमारे पास 28, 24 + 21। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 45/28। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एलसीएम सेम रहेगा, माइनस ऑफ 21 माइनस ऑफ 28। तो ये क्या आ गई इसकी वैल्यू, -45/28। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि माइनस का डिफरेंस आ गया। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस आ चुका है। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हम दो दो चीजों को ग्रुप कर दें तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस वाले नंबर्स पे होल्ड करेगी, नेगेटिव नंबर्स पे ये चीज होल्ड करेगी या नहीं करेगी। हम जब किसी भी दो नंबर्स को ग्रुपिंग करेंगे तो उसमें जो माइनस के साइंस होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। माइनस, अगर यहाँ पे माइनस की टर्म है, अगर हमने यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये प्लस बन जाएगा, अगर हमने यहाँ पे माइनस किया तो वो नंबर इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ग्रुपिंग में फर्क पड़ जाता है। सो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड नहीं करती है। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन लाइक 1/2, 1/2 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे, क्या इसको कोई फर्क पड़ रहा है, कितना आ गया 1/2। लेकिन 0 में से 1/2 माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, -1/2। ये दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं। तो जो आइडेंटिटी है सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। इनवर्स की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। देन बात आती है हमारे मल्टीप्लीकेशन की। कोई भी दो रैशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो फाइनल रिजल्ट एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर वही एडिशन वाली चीजें ज्यादा यहाँ पे चलने वाली है, क्योंकि ये दोनों एक टीम में और माइनस और सब्ट्रैक्शन एक टीम में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि पहले P/Q लिख लो, चाहे R/S लिख लो, पहले बाद में कोई मर्जी कुछ कर लो, लेकिन आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा, सेम रहेगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देन बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया या इसको मल्टीप्लाई किया, इनकी ग्रुपिंग ऐसे कर दी या इनकी कर दी, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। और हमारा यहाँ पे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है। देन इज द आइडेंटिटी, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर इटसेल्फ रहता है। यहाँ पे हमारा जो आइडेंटिटी है दैट इज 1। ठीक है जी, क्या होती है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी हमेशा 1 होती है। सो अगर हम नेक्स्ट इनवर्स की बात करें, P/Q एक रैशनल नंबर है, अगर इसको इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या वो एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हमने देखना है कि इनवर्स के केस में अगर P की वैल्यू 0 हो जाती है, बाकी सभी वैल्यूज के लिए वो एग्जिस्ट करती है, ये ओके है। लेकिन अगर P की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, 0/4 इस तरह से लिख लो, तो अगर हम इसका इनवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, डिनोमिनेटर में 0 होना ही नहीं चाहिए। सो जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इसके लिए जो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई नहीं करती है इन केस ऑफ 0। सिर्फ 0 के कारण ये सेटिस्फाई नहीं करती, बाकी अगर न्यूमरेटर में 0 नहीं है, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करती है। देन द फाइनल वन इज डिवीजन। डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी, P/Q डिवाइडेड बाय R/S। अब ये दोनों तो क्या है, रैशनल नंबर्स P, Q, R, S, ये चारों के चारों इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर R की वैल्यू 0 हो गई, देखो P/Q 1/4 डिवाइडेड बाय 0/1, ये डिवीजन में क्या आ गया, 0। तो
हमारे पास क्या ये एक रैशनल नंबर होगा, ये फिर इंफिनिटी को चला जाएगा। इट मीन्स कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होती है। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा P अपॉन Q डिवाइडेड बाय R अपॉन S, या फिर R अपॉन S डिवाइडेड बाय P अपॉन Q। ठीक है, यहां पे देखो कि इसको पहले कर दे, इसको बाद में कर दे, इसको पहले कर दे, इसको बाद में कर दे, क्या ये चीज हमारी यहां पे सेटिस्फाई होती है? ये सेटिस्फाई होती है, लेकिन फॉर ऑल नॉन जीरो नंबर्स। अब देखो डिवीजन में प्रॉब्लम सिर्फ जीरो करके आती है, तो ऑल नॉन जीरो नंबर्स के लिए ये सारा कुछ सेटिस्फाई होगा, वरना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसके लिए क्या है, सेटिस्फाई नहीं होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी फिर वही चीज आ गई, अगर जीरो आ गई तो फिर उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कहां पे, अगर डिनोमिनेटर में जीरो चली गई तो वो चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास फाइनल रिजल्ट हमें एक रैशनल नंबर चाहिए, वो हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया? ठीक है, और आइडेंटिटी और इनवर्स की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इनको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, जो चीजें ब्लैंक है। ठीक है, अदरवाइज आपको ना यहीं तक करवाई होती है प्रॉपर्टीज, लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहती थी ताकि आपको जितनी ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे हो सके, तो वो आपको आई एम श्योर हुई भी होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट चैप्टर 1, दैट इज रैशनल नंबर, जिसकी इंट्रोडक्शन है। इन द नेक्स्ट सेशन हम इसके जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे बच्चों। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो बच्चे आपके साथ में 8th क्लास में हैं, ठीक है, किसी भी स्कूल के हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से बेनिफिट ले सकें। और आने वाले सेशंस में हम क्लास 8 के सभी टॉपिक्स को इसी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, स्पीड थोड़ी स्लो फास्ट, ठीक है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।